Hello viewers, today we will do the second chapter of physics, that is laws of motion. In this chapter we will do force and its type, the first law of motion, second law of motion, third law of motion and momentum. So force and its effect. जब भी हम किसी चीज़ को पुश करते हैं अपने से अपोजिट डायरेक्शन में या अपनी तरफ पुल करते हैं तो उससे फोर्स कॉज होता है और उस फोर्स के कारण या तो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव होता है, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, वो रुक जाता है या फिर कभी कभी वो शेप भी चेंज कर लेता है। शेप कब चेंज करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर अपन एक बलून को पकड़ के दोनों तरफ से उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो अपने शेप से थोड़ा सा अपना शेप चेंज कर लेगा। So that is why we say that force causes the effects of push or pull that makes an object move, stop or change its direction and even its shapes at times. So अब नेट फोर्स क्या है? जब अपन किसी ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको सम अप करते हैं तो वो अपने टोटल आता है नेट फोर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फोर्स है 18 न्यूटन्स का इस ऑब्जेक्ट पे बॉल पे एंड एक फोर्स है 20 न्यूटन्स का। तो क्या होगा, ये फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। फॉर एग्जांपल ये फोर्स प्लस का होगा एंड ये माइनस का होगा अगर अपन मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस 18 जो हो जाएगा अपना 2 न्यूटन्स। तो अपन बोल सकते हैं इस बॉल का जो नेट फोर्स है यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल इज 2 न्यूटन्स, उसको इसका नेट फोर्स बोलते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब फोर्सेस भी दो टाइप के होते हैं, पहला होता है बैलेंस्ड और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इसका नेट फोर्स टोटल ज़ीरो आता तो अपन बोल सकते थे कि ये जो है ये बैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है। तो जहाँ भी नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का ज़ीरो होता है तो अपन बोलते हैं वो बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। अब क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो है दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट अपना शेप भी चेंज नहीं करेगा, मूव भी नहीं करेगा, बट कभी कभी शेप चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर अपन एक बलून को अगर अपन प्रेस करेंगे तो वो उसी जगह पे जो है अपना शेप चेंज करेगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि बैलेंस्ड फोर्सेस का अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो भी वो कभी कभी शेप चेंज कर सकती हैं बट डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। अब सेकेंड है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जहाँ नेट फोर्स नॉन ज़ीरो होता है, यानी कि यहाँ फॉर एग्जांपल ये जो है यहाँ पे नेट फोर्स 2 है जो कि ज़ीरो नहीं है, दैट मीन्स ये फोर्स जो है ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो जो फोर्सेस का जिन फोर्सेस में नेट फोर्स ज़ीरो होता है वो बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं और वो ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकते। जो फोर्सेस में नेट फोर्स नॉन ज़ीरो होता है वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं और ये ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। अब आता है तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एक बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहना चाहती है एंड एक जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहती है विथ सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन में जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स पे अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक बॉल रखी है यहाँ पे, अगर वो बॉल रेस्ट पे है तो वो चाहेगी वो रेस्ट पे हो जब तक मैं उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूँगी। फॉर एग्जांपल मैंने इसको किक करा, मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा तो ये बॉल है वो मोशन में चली जाएगी। दैट मीन्स एक बॉडी हमेशा अपने मोशन के या फिर रेस्ट के स्टेट पे रहती है जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स मोशन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट अपने मोशन में चेंज जितना रेजिस्ट कर सकता है उसकी टेंडेंसी को इनर्शिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बॉल जो थी वो मोशन में थी तो वो जब अपना इनर्शिया चेंज करेगी यानी कि वो रेस्ट से मोशन में चली जाएगी, अपना इनर्शिया रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, तब हम बोलेंगे कि वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मूव हो रही है। दैट इज़ वाई वी ऑल्सो कॉल इट द लॉ ऑफ इनर्शिया। फॉर एग्जाम्पल अब एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी एंड वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल ये बॉल मूव कर रही है एंड यहाँ पे मैंने उसको स्टॉप करा अपने हाथ से, दैट मीन्स मैंने उस पर एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा, इसलिए जो बॉल है वो रुक जाएगी या फिर कभी कभी ड्यूरिंग फ्रिक्शन भी वो बॉल जो है रुक सकती है। दैट मीन्स एक बॉडी हमेशा अपने स्टेट में रहेगी मोशन या रेस्ट के जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अब ये है an object at rest will always remain at rest unless acted on by an unbalanced force. An object with motion will continue to be in motion in the constant speed and direction unless acted on by an unbalanced force. अब ये बॉल रेस्ट में थी, मैंने एक्सटर्नल फोर्स पे इससे क्लिक मारा तो ये जो है मूव होने लगी। अब यहाँ पे मूव हो रही है, इस नेट ने उसको रोक लिया, वो सेम डायरेक्शन और कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रही थी बट इस नेट ने उसको रोक लिया। दैट मीन्स वो
मोशन से रेस्ट पे आ गई, उसने अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर लिया। तो यही कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि एक बॉडी रेस्ट में और मोशन में तब तक रहेगी जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अब है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये स्टेट करता है कि जो फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो उसके मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मास टाइम्स एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू A। ठीक है, ये भी बताता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। तो अपन कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू M इंटू A। यहाँ पे M स्टैंड्स फॉर मास एंड A स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन। अब ये है कि न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन ये सेट करता है कि इफ़ यू अप्लाई मोर फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट वो ऑल एक्सेलरेट होगा, राइट, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो स्पीड भी ज़्यादा बढ़ेगी। दिस इज व्हाट इज सेड इन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब आता है द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। अपन इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते एक दूसरे से, क्योंकि ये इक्वल तो हैं, अपोजिट भी है, बट वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्शन फोर्स इज व्हेन ऑब्जेक्ट A अप्लाइज फोर्स इन ऑब्जेक्ट B एंड रिएक्शन फोर्स तब होता है जब ऑब्जेक्ट B इक्वल अमाउंट का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट A पे लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब अपन गन को फायर करते हैं तो मैं अपने हैंड से गन को फायर करूँगी तो मेरा जो हैंड है वो गन के साथ पीछे आएगा। यहाँ से मेरी बुलेट फायर हो गई, ये था एक्शन फोर्स, एंड बुलेट फायर होने के कारण मेरा जो हैंड पीछे आएगा थोड़ा सा, क्योंकि वो बुलेट ने मेरे हैंड पे रिएक्शन फोर्स दिया वो गन के साथ, तो गन जो है वो रिकॉयल होगी। रिकॉयल मतलब ऐसे पीछे आएगी। कभी भी अपन शूट करते हैं तो अपना जो हाथ है वो थोड़ा सा पीछे आता है, बिकॉज अपने हाथ में जो पिस्टल होती है उस पर बुलेट का रिएक्शन फोर्स अप्लाई हुआ होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे मैं जितना भी एक्शन फोर्स लगाऊंगी उतना ही रिएक्शन फोर्स इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में वो मेरे पे लगाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं इस टेबल को पुश करूंगी तो इस टेबल के साथ साथ मैं भी पीछे जाऊंगी, क्योंकि ये टेबल भी मेरे पे उतना ही फोर्स लगा रही है। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका फाइनल मोमेंटम उसके इनिशियल मोमेंटम के बराबर रहेगा। अपन को पता है मोमेंटम, यहाँ पे स्पीड साइन इज डिनोटेड फॉर मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर्मूला, फाइनल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, और अब नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम देता है अपन को चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम एंड कंजर्वेशन इन मोमेंटम डिफरेंट है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, बट चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5000 kg and its final velocity is 4 meter per second and initial velocity is 2 meter per second. So we have to find its change in momentum. So यहाँ पे मोमेंटम इज इक्वल्स टू अपन को पता है मास टाइम्स वेलोसिटी। तो अपन पहले लेंगे मास इनटू इट्स फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि अपन ले रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम मिलेगा अपन को मास इनटू इट्स फाइनल वेलोसिटी। उसमें से अपन माइनस करेंगे मास टाइम्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो अपन का हो जाएगा 5000 इंटू 4 माइनस 5000 इंटू 2, दैट इज 20,000 माइनस 10,000 विच गिव्स अस 10,000। यानी कि इस पूरे का जो है चेंज इन मोमेंटम होगा 10,000। सो दिस वॉज हाउ वी आर हैविंग चेंजेस इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम वही रहता है कि मोमेंटम फाइनल मोमेंटम से अपन को इनिशियल मोमेंटम सब्ट्रैक्ट करके चेंज इन मोमेंटम मिल जाता है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बताता है किसी भी चीज़ का इनिशियल मोमेंटम और उसका फाइनल मोमेंटम सेम होगा। सो दिस वाज द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन। आई होप यू लाइक इट।